नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग। जो भारतीय राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद 356 का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, किसके पास ये शक्ति है, इनके बारे में पूर्व में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। उनकी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इसमें हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जिन शक्तियों का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उनकी चर्चा भी पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। अनुच्छेद 352 का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है उसके बारे में पूरा वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो अनुच्छेद 356 को एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं। इसको संविधान में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम से संबोधित किया गया है। लोकप्रिय भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और ये राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या और किसी अन्य तरीके से राष्ट्रपति को ज्ञात हो कि वो अमुक राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे उसके ठीक 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे साधारण बहुमत से अनुमोदन होना जरूरी है। एक बार अनुमोदन होने के पश्चात ये 6 महीने तक कार्य करेगा। फिर 6 महीने बाद पुनः अनुमोदन करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन 1 वर्ष से आगे केवल 2 ही कंडीशन में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पहली कंडीशन हमारे भारतीय संघ के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल उस समय अस्तित्व में होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो ये कह दे कि अमुक राज्य में उस राज्य में चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है, तभी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 साल तक रखा जा सकता है, लेकिन 1 साल से अधिक रखने के लिए भी इन 2 कंडीशन का होना जरूरी है। प्रभाव मैं बता चुका हूं। जैसे ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय घोषणा करेंगे, उस राज्य की जो मंत्री परिषद है वो निलंबित हो जाएगी, विधानसभा उस समय जीवित रहेगी। लेकिन जैसे ही संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अंदर अनुमोदन हो जाएगा, उस राज्य की जो मंत्री परिषद विघटित या भंग हो जाती है और उस राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है या उसे भंग भी किया जा सकता है यदि विशेष परिस्थिति है तो। और समाप्ति की बात करें तो जो राष्ट्रपति महोदय है वो अपनी पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा समाप्त इसे कर सकते हैं। संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब विधान परिषद मंत्री परिषद भंग या विघटित हो जाती है, विधानसभा निलंबित हो जाती है, उस स्थिति में राज्यपाल महोदय उस राज्य के शासन सचिव की सहायता से प्रशासन चलाते हैं, जैसा राष्ट्रपति महोदय आदेश करें। अब अनुच्छेद 356 का प्रयोग काफी विवादास्पद रहा है। यदि हम स्वतंत्रता के बाद जब इन अनुच्छेदों का कई बार प्रयोग किया गया, कई बार इसके दुरुपयोग की आशंका जताई गई। जब 1977 में इंदिरा गांधी सरकार के पश्चात मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो उन्होंने आने के पश्चात 9 राज्यों में जो कांग्रेसी सरकार थी उन्हें 356 अनुच्छेद का प्रयोग करके उन कांग्रेसी सरकारों को भंग कर दिया। और जब 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो उन्होंने भी 9 राज्यों में जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उस समय, तो वहां अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उनको भी भंग कर दिया। काफी ये विवादास्पद निर्णय रहे जिनकी काफी आलोचना हुई। इन निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी गई। अनुच्छेद 356 को न्यायालय में चुनौती दी गई।
फिर एसआर बॉम्बे केस 1994 में 9 सदस्यीय पीठ ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इसके पश्चात, इस निर्णय के पश्चात निश्चित रूप से इसके दुरुपयोग में बहुत कमी आई है। तो इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोकने में इस निर्णय का काफी योगदान रहा है। तो अनुच्छेद 356 में जब हम पढ़ रहे हैं जानकारी में, अनुच्छेद 356 की जानकारी जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हमें एसआर बॉम्बे केस के अंतर्गत जो फैसले आए, जो निर्णय आया, उनकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यही थी कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग स्वार्थ या राजनीतिक आकांक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग संवैधानिक आधार पर किया जाना चाहिए, नियमानुसार किया जाना चाहिए। संवैधानिक आधार हो तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके स्पष्ट आधार होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय के पास जब ये वो घोषणा करें, उसकी स्वीकृति जारी करें, उससे पहले उनके पास समुचित आधार होने चाहिए। यदि इनके समुचित आधार नहीं है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 356 का न्यायिक पुनर्विलोकन भी संभव है। और यदि न्यायालय ये देखता है कि अनुच्छेद 356 लागू करने के स्पष्ट आधार नहीं है, स्पष्ट कारण नहीं है, तो वो उस विधानसभा को पुनः जीवित कर सकता है। तो इस निर्णय में सबसे बड़ी बात ये कही गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे ही राष्ट्रपति महोदय घोषणा करेंगे, इस निर्णय के आने से पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही उस राज्य की मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दिया जाता था, उस राज्य की विधानसभा को भी भंग कर दिया जाता था। तो इसमें यह फैसला दिया गया कि केवल राष्ट्रपति की महोदय जब घोषणा करेंगे आपातकाल के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, तो उस राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। वो विधानसभा उस समय तक अस्तित्व में रहेगी। जब राष्ट्रपति की घोषणा के 2 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे साधारण बहुमत से यदि इसका अनुमोदन कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है, या कोई विशेष कंडीशन है तो राज्य विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। लेकिन जब तक संसदीय अनुमोदन न हो, उस राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस निर्णय के आने से पूर्व कई राज्यों को इसी आधार पर भंग कर दिया गया कि संबंधित राज्य की सरकारों के पास अपेक्षित बहुमत नहीं है विधानसभा में। तो इस निर्णय में कहा गया कि उन राज्य की सरकारों के पास अपेक्षित बहुमत है अथवा नहीं है, इसका निर्णय उस विधानसभा के पटल पर किया जाना चाहिए। जब तक बहुमत का परीक्षण नहीं होगा, तब तक उस राज्य सरकार को बहुमत न होने के आधार पर उसे भंग नहीं किया जा सकता। तो इनमें महत्वपूर्ण बातें की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो स्वार्थ के आधार पर राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद कि अमुक राज्य में वास्तव में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तभी इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाना चाहिए। उससे पूर्व इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये निर्णय आ गया, उसके पश्चात निश्चित रूप से इस कानून के इस अनुच्छेद के दुरुपयोग में काफी कमी आई है। फिर हम अनुच्छेद 356 की बात करें, कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो अनुच्छेद 356 का जो सबसे पहले प्रयोग है स्वतंत्रता के पश्चात पेप्सू, जिसे हम पंजाब के नाम से भी जानते हैं, वहां इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। सबसे अधिक बार इसका जो प्रयोग है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। सबसे कम अवधि के लिए इसका प्रयोग कर्नाटक में किया जा चुका है। सबसे ज्यादा समय तक, लगभग 5 वर्ष तक भी ये पेप्सू पंजाब में रहा है ये। और राजस्थान की बात करें तो 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में 4 बार अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है।
अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। क्या तात्पर्य है? यदि भारतीय संघ या उसके किसी भाग में वित्तीय साख को खतरा पैदा हो जाए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी साख को खतरा पैदा हो जाए, अस्थायित्व पैदा हो जाए, हमारे वित्तीय अस्थायित्व की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही वित्तीय आपातकाल की राष्ट्रपति महोदय घोषणा करेंगे, उसके संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर 2 माह में अपने साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन होना जरूरी है। अनुमोदन जरूरी है। तो राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं। कब घोषणा करेंगे? जब भारत की वित्तीय साख को खतरा होगा। घोषणा करने के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना जरूरी है, पास किया जाना जरूरी है। और एक बार में ये पास कर दिया, उसके बाद दोबारा इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय वित्तीय अस्थायित्व से जूझ रहे हैं। इसलिए एक बार यदि संसद के दोनों सदन 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से राष्ट्रपति घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, तो इसके बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुमोदन के समय यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, विघटित है और कोई कारण है, तो राज्यसभा का अनुमोदन पर्याप्त है। और जैसे ही लोकसभा पुनर्गठित होगी, नई लोकसभा अस्तित्व में आएगी, तो उसकी जो पहली बैठक होगी उसके 30 दिन के अंदर लोकसभा का भी अनुमोदन जरूरी है। और एक बार दोनों सदनों से यदि अनुमोदन हो जाता है तो इसके पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, अनंत काल तक इसको रखा जा सकता है। और यदि घोषणा प्रभाव की बात करूं मैं इस घोषणा के, तो जिस प्रभाव में भारतीय संघ या कोई भी जो राज्य है उसे किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। उसमें जो न्यायाधीश हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। जो संघ की कार्यपालिका है वो राज्यों को इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकती है। और हम इसकी समाप्ति की बात करें घोषणा की, तो राष्ट्रपति कभी भी पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा इसे वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे वो अपने स्वविवेक से नहीं करेंगे। वो चाहे इसको लागू करने की घोषणा हो, चाहे इसे समाप्त करने की घोषणा हो, वो मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसके लिखित परामर्श, लिखित सहमति के आधार पर घोषणा करेंगे। अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है। तो मैंने अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों वीडियो को आपको समझाया है। तीनों जो अनुच्छेद हैं मेन, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अर्थात राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, तीनों के बारे में मैंने कई अलग अलग वीडियो डाले हैं, आप उनको वहां से अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान से संबंधित जो मेरे कई अन्य टॉपिक हैं उस पर भी मैंने अपने वीडियो बनाए हैं, उनको महाविद्यालय के कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर डाला भी है, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।